हेलो स्टूडेंट। तो हम देखने जा रहे हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर की एनसीईआरटी। अब देखो, आज है डे 2 और करंट और कैपेसिटर आप फूक चुके हो, ठीक है ना। और स्पेसिफिकली मैंने रैंक लिफ्ट चैलेंज जो था 20 मिनट और 20 क्वेश्चन वाला, उसकी एनालिसिस से मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, ठीक है ना। रीजन कि उसमें हम एक एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे जरूरी नॉलेज के साथ साथ स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको अब एनालिसिस के अंदर ये अच्छी तरीके से दिखा दिया है कि अगर आप लेवल वाइज प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हो, तो अगर आप एक एवरेज स्कोरिंग स्टूडेंट भी हो ना, तो भी आप नीट के अंदर अच्छी रैंक के साथ नीट एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो स्ट्रैटेजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब उसी चीज पे काम करते हुए आज हम करंट और कैपेसिटर के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी ओरिएंटेड वो सेशंस देखेंगे या वो लाइंस देखेंगे, और साथ में डायग्राम्स भी बताऊंगा जो नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इवन कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम देखेंगे जो नीट में इंपॉर्टेंट है। इनमें से ज्यादातर चीजें आप अपनी क्रैश कोर्स की क्लासेस के अंदर खत्म कर चुके हो, तो आपको ये देखने में सेम सी चीज लगेगी, बट रिवीजन अच्छा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर। सबसे पहले आप देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमें कोई डेरिवेशनों में नहीं पढ़ना, ठीक है ना। हम तैयारी कर रहे हैं नीट ओरिएंटेड। अब नीट ओरिएंटेड तैयारी में सबसे पहले कंडक्शन इन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर की प्रॉपर्टी आती है। अब यह आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो थर्मल एनर्जी के कारण रैंडम स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं। स्पीड तो उनकी बहुत हाई होती है, 10⁵ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है, बट डायरेक्शन अनसर्टेन होता है, रैंडम होता है। इस वजह से वो करंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते और उनकी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज मोमेंटम जीरो हो जाता है, ठीक है ना। ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। अब इसी तरीके से जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं। यही दो इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है, तो क्या वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है एक एंड से दूसरे एंड? क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूअसली बढ़ती है, ठीक है, कि क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट तो करता है, बट फिर फटाक से जाकर के कोलाइड कर जाता है। कोलाइड करने पर जो बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी है वो लूज हो जाती है। जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, ये एनसीईआरटी पूरे 5 पन्ने लगा करके आपको बोलेगी, ठीक है ना। तो ये बातें इन 5 पन्नों की सिंपल समरी है, जो थ्योरी में पूछ ले या न्यूमेरिकल में पूछ ले आपसे, तो वापस से सुन लो। तो जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो फिर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। बट जैसे ही जाकर के टकराता है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन या एटम से, ठीक है, या लेटिस साइट में, तो ये बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी लूज कर देता है। एक्सेलरेशन के कारण जो वेलोसिटी आई है वो वेलोसिटी वापस से खत्म हो जाती है, ठीक है ना। और फिर इलेक्ट्रॉन अपना डायरेक्शन दोबारा चेंज कर लेता है। तो देखा जाए तो ऑन एन एवरेज ये कांस्टेंट स्पीड से घूमता है या कांस्टेंट स्पीड से जाता है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। तो अगर कोई पूछे तो क्या थ्रू आउट द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, तो जवाब है नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां के बीच में एक्सेलरेट होता है? एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में। ऑन एन एवरेज किस स्पीड से चलता है? उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड का ऑर्डर कितना होता है, ठीक है ना, आपको याद होनी चाहिए ये सारी चीजें, फिर उसके बाद मैं आगे बता दूंगा। सो ड्रिफ्ट स्पीड का, वीडी का जो हमारा ऑर्डर है वो कितना होता है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कहां से कहां के बीच में होता है? एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन। अब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करा है इन बिटवीन टू कोलिजन, जब वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, तो टकराने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है। वो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की लॉस हो रही है, वो कहलाती है पावर डिसिपेशन। क्यों पावर डिसिपेशन? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन टकराता है, एटम वाइब्रेट करते हैं और वहां पर अपना कंडक्टर हीट अप हो जाता है। तो हीट क्यों डेवलप होती है? ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके कारण क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होता है टू एटम, फिर उससे वाइब्रेशन से स्टार्ट हो जाते हैं और वहां पर हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो रीजन बिहाइंड माइक्रो मैनेजमेंट जो था इसका पूरा का पूरा, कि माइक्रोस्कोपिक व्यू क्या है, किस वजह से हीट डेवलप हो रही है, मैंने आपको ये समझाया। अब देखना एनसीईआरटी कितना टाइम लेगी ये बताने में आपको। सो हम ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में समझ गए, इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन के बारे में समझ गए। एक और चीज, अब देख रहे हो आप, ड्रिफ्ट स्पीड इतनी सी है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, पर फिर भी कंडक्टर में इतना ज्यादा करंट कैसे आ जाता है? ठीक है ना भाई, चार्ज की वैल्यू आप देखोगे तो 10 की पावर कितनी होगी? -19 के ऑर्डर का हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इतनी कम स्पीड है तो ट्रैवल करने का टाइम भी एक जगह से दूसरी जगह का काफी ज्यादा होगा, है ना। तो करंट हो गया I = Q/T। एक तो Q बहुत छोटा, ऊपर से टाइम बहुत ज्यादा, तो करंट तो बहुत थोड़ा सा होना चाहिए। तो फिर ये करंट इतना लार्ज कैसे आ जा रहा है? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। तो रीजन है कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। कितनी? 10⁻28 पर मीटर क्यूब।
इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल करंट की वैल्यू आएगी, जो कि अच्छी खासी आएगी। ठीक है, तो ये बातें यहां पर अंडरलाइन करी गई हैं। आप सोचो इतनी बातें इस 4 अंडरलाइन में आपको क्या समझ आती, तो पढ़ो। ठीक है, तो अब आप रीडिंग मारते जाओ। तो इन material, notably metal, some of the electron are practically free to move within the bulk material. These material generally are called conductor. तो कंडक्टर कौन होते हैं? जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इनकी डेंसिटी कितनी होती है? 10 की पावर 28। ये वैल्यू हमें ध्यान रखनी है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। There are, however, other types of conductor like electrolytic solutions where positive and negative charges both can move. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के कंडक्शन के लिए। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, अब यहां देखो, ये मैंने लाइन अंडरलाइन करी है। अब इस लाइन अंडरलाइन का मतलब क्या है? कह रहा है व्हेन नो फील्ड इज अप्लाइड करंट इन द कंडक्टर इज जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है आपका, कि अगर हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करें कंडक्टर के क्रॉस, तो फिर भी वेलोसिटी होते हुए, लार्ज थर्मल वेलोसिटी होते हुए, वो थर्मल वेलोसिटी 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड होती है, ड्रिफ्ट से बहुत ज्यादा। ठीक है ना, फिर भी करंट क्यों नहीं है? जस्ट बिकॉज रैंडम मोशन। तो व्हेन नो फील्ड इज अप्लाइड करंट इन द कंडक्टर इज जीरो जस्ट बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, असर्शन रीजन में पूछ लेता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ फॉर मेटलिक कंडक्टर, ठीक है, मेटलिक कंडक्टर के लिए वैलिड होता है। वीआई ग्राफ आपने पढ़ा हुआ है कल वाली क्लास के अंदर। स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है ना, ओरिजिन से पास करना चाहिए, और इस वीआई ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है ना, तो इसका जो स्लोप होगा tan थीटा, दैट tan थीटा विल बी इक्वल्स टू r। और अगर हमारा IV ग्राफ है तो IV ग्राफ का जो स्लोप होगा, ये भी मैंने आपको बताया हुआ था, इसका जो स्लोप होगा tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1/r। एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी मैंने आपको दिया था कि अगर हमारे दो VI ग्राफ है, ठीक है, ये VI ग्राफ है, ये T1 टेम्परेचर पर है, ये T2 टेम्परेचर पर है, तो रेजिस्टेंस कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, कौन सा टेम्परेचर कम होगा, और इनके रेजिस्टेंसेस का डिफरेंस क्या होगा। ये वाई एक्सिस से थीटा एंगल, ये एक्सिस से थीटा एंगल। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपने कवर करी हुई हैं। आप देखो कितना क्विक रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, तो दिमाग में सेट हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं क्रैश कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब यहां पर आप चेक करोगे तो स्लोप tan थीटा जो है, इसका स्लोप कम है फर्स्ट वाले का, तो टेम्परेचर कम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। सेकंड वाले का स्लोप आप देख रहे हो ज्यादा है, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, अब चेक भी कर लेना सिली मिस्टेक क्या होती है या ट्रैप क्या होता है। कई बार IV ग्राफ दे देता है और हम वहां पर बैठ करके रेजिस्टेंस के हिसाब से चेक करते हैं, वहां इनवर्स में चलेगा। ठीक है ना, अब ये जो डिफरेंस होता है मैंने आपको प्रूफ करके भी दिया था कल की क्लास में, तो आप इसको याद रख सकते हो। सो दिस डिफरेंस इज इक्वल टू cot 2 थीटा, जहां दोनों एक्स और वाई एक्सिस से थीटा थीटा एंगल बना रहे थे और काफी अच्छी बेसिक मैथमेटिक्स लगा करके रिजल्ट आता था। अब यहां आप लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के तौर पे इसको रख सकते हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगली जो चीज है, हाँ, यहां बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, ये भी थ्योरी पॉइंटर कई सारे पीवाईक्यू या ट्रैप की तरह यूज करा जाता है। ये जो रो है R इक्वल टू रो L बाई ए में, रो जो होती है मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। अब जैसे एग्जाम में ट्रैप ऐसे डालता है, कहता है हमारे पास एक कॉपर की वायर है, ठीक है ना, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ की वैल्यू L दे रखी है, रेजिस्टेंस R है। ठीक है, अब कहता है हमने क्या किया, इस कॉपर वायर का लेंथ डबल करा, एरिया हाफ करा, इसकी रेजिस्टिविटी बता दो। अब हम वहां पर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि इसकी रेजिस्टिविटी कैसे निकालें। तो ध्यान रखना है, रेजिस्टिविटी इज मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर कॉपर का ही कंडक्टर है तो चाहे छोटा कंडक्टर है या मोटा कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टिविटी आपको सेम देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो ये पॉइंटर आपको ध्यान रखना है रेजिस्टिविटी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आप आ जाते हो बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन पर, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है J इक्वल टू सिग्मा ई। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो मैंने आपको क्लास में भी बताया था, V इक्वल्स टू IR, जो ओम्स लॉ है, ये ओम्स लॉ का मैक्रोस्कोपिक फॉर्म कहलाता है। दिस इज मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, और J इक्वल्स टू सिग्मा ई, जहां J को बोलते हैं करंट डेंसिटी, J करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये किसके डायरेक्शन में रहती है, फील्ड के डायरेक्शन में रहती है। तो कहीं पर भी करंट डेंसिटी देखनी है, सीधे फील्ड का डायरेक्शन देख लो, फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगी। ठीक है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। सो J इक्वल टू सिग्मा ई, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक
फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो मैं मोस्टली वो चीजें कवर कर रहा हूं जो जनरली आप लोगों से छूट जाती हैं। एनसीईआरटी में क्या पढ़ना चाहिए, आप पूरी कथा पढ़ना शुरू कर देते हो, नहीं। तो जो चीजें हमारी नीट ओरिएंटेड है, ट्रैप्स हैं, वो सारी चीजें मैं आपकी कवर करके दे रहा हूं। सो दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ड्रिफ्ट स्पीड भाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, पर मैंने इसका तुम्हें पहले के पहले ही पहली बार में ही शुरू में ही बोल करके बता दिया कि एक्सेलरेशन तो होगा, कहां से कहां के बीच में होगा, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में। काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी, बट कहां से कहां के बीच में बढ़ेगी, वन कोलिजन टू अदर कोलिजन। टकराते ही काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, उसी को हम बोलेंगे एनर्जी डिसिपेशन या फिर थर्मल पावर डेवलप्ड। ठीक है, उसी के रेट को बोलेंगे थर्मल पावर डेवलप्ड। अब जिस एवरेज स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक एंड से दूसरे एंड, उसको बोलेंगे हम ड्रिफ्ट स्पीड। तो ड्रिफ्ट स्पीड का जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला ड्रिफ्ट स्पीड का हमारा ई टाउ डिवाइडेड बाय एम है। तो बेसिकली ये ड्रिफ्ट स्पीड टाउ के ऊपर डिपेंड कर रही है, वेयर टाउ इज कॉल्ड टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है ना, इसको हम रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं। अगर ये टाइम बढ़े या घटे, मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा दें, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो टाइम कम होगा। मतलब कोई क्वेश्चन ऐसे बोले कि इलेक्ट्रॉन अब जल्दी जल्दी टकरा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी उनकी हमने इंक्रीज कर दी है, तो फ्रीक्वेंसी उनकी इंक्रीज कर दी यानी इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के बीच का टाइम गैप कम कर दिया, तो टाइम गैप कम करने से ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है ना सर, कैसे बढ़ा सकते हैं इसको टाउ को? मान लो आपने किसी का टेम्परेचर बढ़ाया, अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होगी इंक्रीज कर जाएगी और टाइम ऑफ कोलिजन जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि उस सिचुएशन के अंदर ड्रिफ्ट स्पीड डिक्रीज कर जाएगी। तो जितने मेटलिक कंडक्टर होते हैं उनमें टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ कम होता है और ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंटर्स यहां पर जनरेट होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंटर मैं आपको बताऊं, ठीक है, वो यहां पर है। आप देख रहे हो हमारा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, तो मैं इसको रेजिस्टिविटी में कन्वर्ट कर लेता हूं, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। हालांकि आगे भी मैंने मेंशन किया होगा, दिस इज द रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी में आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में दो चीजें आ रही है, एन भी आ रहा है और टाउ भी आ रहा है ना। एन भी आ रहा है, टाउ भी आ रहा है। एन क्या चीज है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। टाउ क्या चीज है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अब टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टिविटी आप जानते हो बढ़ती है ना। क्यों बढ़ती है, इस पे अगर हम बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, टाउ कम हो जाएगा, देख लो, और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है एन। कुल अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो एन भी तो बढ़ेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहां पर दो बातें आती है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, मेटलिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं या सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में टाउ लेस डोमिनेटिंग होता है, ये बात ध्यान रखना। कंडक्टर के अंदर टाउ मोर डोमिनेटिंग होता है। तो जब हम कंडक्टर के लिए चेक करते हैं, ठीक है, तो जब हम कंडक्टर के लिए चेक करते हैं तो इससे चेक करते हैं। अब सेमीकंडक्टर के लिए जब हम चेक करते हैं तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से जो एन का इंक्रीमेंट होता है वो काफी ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू टाउ। ठीक है ना, टाउ के डिक्रीज होने से। तो इन सेमीकंडक्टर हम जो रेजिस्टिविटी चेक करेंगे वो एन बेसिस पे करेंगे। सो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। तो हो गया ना दोनों प्रूफ कि टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर क्यों डिक्रीज करता है और कंडक्टर क्यों इंक्रीज करता है। परफेक्ट असर्शन रीजन फॉर नीट एग्जाम। अब ये बातें जिसको पता है वो कर लेगा, जिसको नहीं पता वो बच्चा छोड़ सकता है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, तो ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपको मैंने ऑलरेडी रैंक लिफ्ट क्रैश कोर्स में करा दिया था और मेरा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। और मैंने आपको तीन चीजें बताई थी ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में कि हमें बस चेक करना होता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी वाली दे रखी है, पर यूनिट लेंथ दे रखी है, पर यूनिट वॉल्यूम दे रखी है, या फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम दे रखी है। तो ये क्वेश्चन पर एटम वाला है, कह रहा है एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर। एरिया दे रखा है मुझे, करंट दे रखा है, एज्यूमिंग दैट ईच कॉपर एटम कॉन्ट्रीब्यूट वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर एटम दे रखा है विच इज 1। डेंसिटी ऑफ कॉपर ये दे रखी है
एटॉमिक मास ये दे रखा है, मुझे पता करके देनी है ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कर लेना। यहां मेरा वो शॉर्टकट जो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है माइरोना 5, ठीक है, इसको आप अप्लाई करोगे। जिनको नहीं पता वो इसको लर्न कर लो। एम एटॉमिक या मोलर मास हो गया, आई करंट हो गया, रो हो गई हमारी डेंसिटी, एन एवोगाड्रो नंबर, एफ कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई इलेक्ट्रॉन चार्ज। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, एम की वैल्यू आपको दिख रही है 63.5, इसको मैं 63 ले लेता हूं क्योंकि हमें तो अप्रोक्सीमेशन में काम चल जाएगा। इंटू 10⁻³ kg में कन्वर्ट करना मत भूलना। करंट की वैल्यू मुझे 1.5 दे रखी है तो वो मैंने एज इट इज 1.5 डाली। ठीक है, इसके बाद डेंसिटी कॉपर की 9 इंटू 10⁻³ होगी, एज इट इज डाली। ठीक है, इसके बाद एवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23 डाला। तो कैलकुलेटिव होगा, तो इसलिए सवाल सेकंड राउंड का होगा, बट हाँ कर आप लोगे अगर आपको कंसेप्ट आता है तो। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन फ्री इलेक्ट्रॉन का 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 10⁻⁻7। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब सबसे पहले तो आप 9 को उड़ा दो, तो 9 7 जा 63, तो ऊपर ये हमारे पास बचा 10.5, 1.5 इंटू 7 कर दिया 105 हो गया, यानी 10.5। नीचे डिनोमिनेटर में आ गया 6 इंटू 1.6 और 10 की पावर को कर लेते हैं मैनेज। ऊपर हो गई 10⁻⁻3, ठीक है ना, नीचे हो गई अगर आप चेक करोगे 26 में से 7 चला गया तो 19 और 19 भी हमारा पूरा चला गया, तो 10 की कोई पावर नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास नहीं बच रही, यही हमारा रिजल्ट बच रहा है। अब इसको फर्दर कैसे ले जाए, तो 1/1.6 इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 0.625। ठीक है ना, तो ये भी हो गया अब आपका सिंप्लीफाई, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन से 0.625 को 6 से डिवाइड करोगे तो तकरीबन आपका 0.1 के आसपास आ जाएगा। 0.1 इसमें डालेंगे तो 1.05 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की मेरे पास ड्रिफ्ट स्पीड आ जाएगी। ठीक है ना, अब इस प्रॉब्लम को हम चेक कर लेते हैं भाई, इसने एनसीईआरटी वाले ने क्या आंसर इसका डाल रखा है। हमारा अप्रोक्सीमेशन है जो कि ऑब्वियसली हमें एबीसीडी देख लो आप, 1.1 इंटू 10⁻³ बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ, ओरल कैलकुलेशन के साथ मैंने आपको दे दिया, ना लेंदी प्रॉब्लम पड़ा ना कैलकुलेशन डिफिकल्ट पड़ी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगली जो चीज है वो ये थ्योरेटिकल एग्जाम्पल है जो काफी इंपॉर्टेंट है, बट मैंने आज स्टार्ट करते साथ ही इन सब की बैंड बजा दी। जितने भी ये आपके थ्योरेटिकल एग्जाम्पल थे सब इससे एसोसिएटेड है, पढ़ो। कह रहा था इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड ओनली टू बी फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड फॉर करंट इन द रेंज ऑफ फ्यू एम्पियर। तो इतना ज्यादा करंट कैसे होता है वो ये पूछ रहा है, तो ये ज्यादा इसलिए होता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है कंडक्टर की। ठीक है ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, but force should cause acceleration. Why then do the electron acquire a steady average speed? तो वो क्यों स्पीड, क्योंकि वो एक्सेलरेशन के कारण जो स्पीड गेन करता है नेक्स्ट कोलिजन के अंदर लूज कर देता है। मैंने बोला ना, आते ही मैंने इसका खत्म कर दिया थ्योरेटिकल, तो एसर्शन रीजन टाइप दिक्कत नहीं देगा इसमें। अब आगे बढ़ो, इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल एंड द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज स्मॉल, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट? तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ मेटल फ्रॉम lower to higher potential, does it mean that all the free electrons of metal are moving in the same direction? तो क्या वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं? नहीं, वो टकराते रहते हैं, डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। ये ऑन एन एवरेज एक पाथ होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है। Are the path of electron straight line between the successive collision with the positive ion of the metal and absence of the electric field and the presence? ये काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, काफी बार इसको पीवाईक्यूज के अंदर पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लो। तो इसका कंसेप्ट क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होगी, तो मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूं, मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन थर्मल मोशन के कारण मूव कर रहा है। सो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस वक्त कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही होगी, ये सिर्फ थर्मल मोशन के कारण स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगा और इसकी वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी रहेगी, ऑर्डर उसका 10⁵ मीटर पर सेकंड रहेगा। ठीक है ना, सो पाथ कैसा हो गया, इन द एब्सेंस पाथ इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो क्या होगा, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में थर्मल वेलोसिटी तो थी सही, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स भी आ गई,
अब आप देख रहे हो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आई है, ये वेलोसिटी से कुछ ना कुछ एंगल पर होगी। जब वेलोसिटी से कुछ ना कुछ एंगल पर होगी तो ऐसे सिचुएशन में जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो पाथ जो हो जाएगा हमारा कर्व्ड पाथ हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये परपेंडिकुलर रहती परमानेंट तो पाथ कैसा होता, सर्कुलर। अगर कुछ एंगल पर है तो हम बोलेंगे इन जनरल पाथ जो होगा वो कर्व्ड होगा। तो यहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ इज कर्व्ड। तो ये भी आपका असर्शन रीजन यहां कवर हो गया। ये बच्चों को समझ नहीं आता इसमें क्या चल रहा है। तो पाथ इज कर्व्ड, और क्यों कर्व्ड है, बिकॉज देयर इज सम एंगल बिटवीन फोर्स एंड थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, तो मेरा जोर इसी पे ही है कि आप नीट ओरिएंटेड सारी चीजें असर्शन रीजन वगैरह एनसीईआरटी के सब करके चले जाओ। नेक्स्ट, अब मोबिलिटी पर आ जाते हैं। मोबिलिटी क्या चीज होती है, वैसे इसका ज्यादातर यूज सेमीकंडक्टर में होता है। तो ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट फील्ड को हम मोबिलिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड के फॉर्मूले को आप इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, ई टाउ डिवाइडेड बाय एम, फील्ड कट जाएगी तो बचेगा ई टाउ डिवाइडेड बाय एम। अब जैसे टाउ वेरी करेगा वैसे मोबिलिटी वेरी करेगी। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कराएं तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, टाउ डिक्रीज करेगा, मोबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो अब मेरे हिसाब से अब आपको ये समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से कि मोबिलिटी का रिलेशन क्या होता है और कैसे इसका वेरिएशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगली चीज आप देखोगे इसके अंदर, ये तो ओम्स लॉ का ग्राफ है, मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था। अब ये दो ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब ये तो हमारा जो ग्राफ हो गया, ये दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ डायोड। तो ये डायोड का हमारा आई वी कर्व है। हम लोग जो सेमीकंडक्टर में देखते थे ना वो वी आई कर्व था। ये कौन सा कर्व है, आई वी कर्व है, ठीक है ना। तो ये हमारा करंट वोल्टेज रिलेशन, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ डायोड। नोट द डिफरेंट स्केल फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अब जरा गौर करना, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट इंक्रीज कर गया, ठीक है ना। तो इस करंट को हम लोग बोलते हैं, इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज, और ये फॉरवर्ड करंट होता है। ये जो आप देख रहे हो ना, यहां पर करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। इसको बोलते थे रिवर्स सैचुरेशन करंट सेमीकंडक्टर के अंदर। तो ये इसने यहां पर दिखाया हुआ है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का करंट, ठीक है ना। अब इस मोमेंट पे आप सेमीकंडक्टर लास्ट में रिवाइज कर रहे हो तो पढ़ ही चुके हो। इसका जो स्लोप होगा वो आर नहीं बताएगा, वो 1/r बताएगा। स्लोप पॉजिटिव है तो इसलिए हम बोलेंगे कि यहां पर आर पॉजिटिव है। अब ये गैलियम आर्सेनाइड का है। अब गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ आप देख रहे हो, एक कर्व्ड सा ग्राफ है। जरा इन दोनों पॉइंट्स को नोट करो। मतलब करंट की एक वैल्यू के लिए यहां पर आप देख सकते हो दो वोल्टेजेस हैं, ठीक है ना। तो क्यों दो वोल्टेजेस हैं, बिकॉज एक जगह पर इसका स्लोप पॉजिटिव है, एक जगह पर इसका स्लोप निगेटिव है। तो स्लोप नेगेटिव होना यानी नेगेटिव रेजिस्टेंस इंडिकेट करना। अब नेगेटिव रेजिस्टेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि अगर रेजिस्टेंस नेगेटिव हुआ ठीक है ना, तो मान लो पहले पॉजिटिव बता देते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस पॉजिटिव हुआ तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी करंट बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ेगा। नेगेटिव होने से जस्ट उल्टा होगा, करंट बढ़ाने से वोल्टेज की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। यानी VI रिलेशनशिप जस्ट उल्टा होना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखना। और वैसे भी आप यहाँ चेक कर सकते हो, देखो इस पूरे रीजन में रेजिस्टेंस नेगेटिव है। अब हम यहाँ वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है, डिप कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको सारा बात समझ आ गया होगा। व्हाट डज पॉजिटिव रेजिस्टेंस इंडिकेट, व्हाट डज नेगेटिव रेजिस्टेंस इंडिकेट, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगली चीज आप देख रहे हो टेम्परेचर डिपेंडेंस। ये आपने खूब डिटेल में पढ़ा हुआ है। टेम्परेचर डिपेंडेंस में हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी मेटलिक कंडक्टर की टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है। ये जो रिलेशन है ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन कहलाता है। ये जो रो नॉट है और ये जो टी नॉट है, इसको रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस एट बेस टेम्परेचर बोलते हैं। बेस टेम्परेचर हम लोग या तो 0 लेते चलते हैं या 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये तीन इंपॉर्टेंट ग्राफ आप देख रहे हो, जिसमें से एक ग्राफ, ठीक है, एक ग्राफ ये आपका जनरल कर्व्ड ग्राफ है। तो मेटलिक कंडक्टर्स के लिए जनरली ग्राफ कर्व्ड ही होता है, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ और लोअर टेम्परेचर होता है। ये कौन से वाले के लिए, ये है कॉपर का। कॉपर क्या है, मेटल। तो ये जो एज इट इज एग्जांपल है, ये नीट 2020 के अंदर पूछा गया था कि कॉपर का ग्राफ बता दो, वर्ड टू वर्ड यही था। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये किस चीज के लिए, निक्रोम के लिए। निक्रोम क्या चीज है, एलॉय। एलॉय का अल्फा जो होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है, वो बहुत थोड़ा सा होता है। जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत थोड़ा सा होगा उसमें रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ नेग्लिजिबल अमाउंट में इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो सेमीकंडक्टर का है, तो यहां टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो सारे के सारे असर्शन रीजन विथ थ्योरी आपको क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो यही जो बातें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अंडरलाइन कर रखी है मैंने यहाँ पे।
अब यहां पर देखो ये वही पॉइंट आ गया जो मैंने आपको ऊपर समझाया हुआ था कि रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ेगी और इसकी क्यों घटेगी, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें अब मैंने आपकी क्लियर कर दी। अब यहां पर हम देख रहे हैं प्रॉब्लम, हम वो देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाले होंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चलते आगे। अब ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट के अंदर क्या मेंशन किया गया है, ठीक। आप जैसे ही पढ़ोगे आपको आइडिया, सर आपने 5 मिनट के अंदर शुरू में पूरे चैप्टर की समरी बता दी, ठीक है। हम सारे असर्शन रीजन भी समझ गए एक ही बार में। आप इसको पढ़ोगे ना, ये पूरी कहानी, बिटवीन ईच कोलिजन पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बट इट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। तो वी आई डेल्टा टी ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है, और अगर पावर डिसिपेशन चाहिए यानी इसका रेट चाहिए, डेल्टा के बाय डेल्टा टी चाहिए, तो वो हो जाएगा वी आई। हो गया ना बिल्कुल टना टन आपका। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो कोई ये पूछे कंडक्टर में करंट फ्लो कराने से पावर क्यों डिसिपेट हो रही है, अब तुम्हें इसका आंसर आता है, ठीक है ना, बिल्कुल आता है। सो नेक्स्ट आगे चलते रहते हैं। अब यहां पर आप एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन ही देख रहे हो। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्या है, ये है पावर ट्रांसमिशन। तो जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में पावर ट्रांसमिट होती है, ठीक है ना। सो मान लो हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, मान लो स्टेशन बोलूं मैं, तो जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है हम उसकी बात कर रहे हैं, वहां से किसी सिटी के अंदर पावर ट्रांसमिट करनी है, तो हाई वोल्टेज पर वो ट्रांसमिट होती है। उसका रीजन क्या है, तो आप ये जो पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला देख रहे हो, ये हो गया पी स्क्वायर आर सी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। वॉट इज पी स्क्वायर, ठीक है। पी वो पावर है जो हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं, ठीक है ना। आर सी क्या हो गया, जो वायर होगी उसका रेजिस्टेंस हो गया। वी स्क्वायर क्या चीज हो गई, जो वोल्टेज हो गया जिस पे हम उसको ट्रांसमिट करना चाहते हैं। तो हाई वोल्टेज लाइन पर क्यों ट्रांसमिट करना चाहते हैं, ताकि यहां पर पावर का डिसिपेशन कम से कम हो, लॉस कम से कम हो। तो जितनी पावर, जितना वोल्टेज आप हाई वोल्टेज रखोगे ट्रांसमिशन का, लॉसेस उतने कम मिलेंगे आपको पावर के। तो पावर ट्रांसमिशन इक्वेशन फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, पावर लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, सो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन अटेन्स लो पावर लॉस। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है। अब सेल ईएमएफ पर आ जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर ईएमएफ आप अच्छी तरह जानते हो, अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो उस सिचुएशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है टर्मिनल्स का, उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट में मूव करते हैं और आयंस इंटरनल सर्किट में मूव करते हैं। आयंस के ऑब्स्ट्रक्शन में जो रेजिस्टेंस होता है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के ऑब्स्ट्रक्शन में फ्लो करने में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग कंडक्शन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये रेजिस्टेंसेस को आप अच्छी तरीके से, थ्योरी पॉइंटर्स को अच्छी तरीके से मार्क डाउन कर ले, वैसे तो मैंने किए हुए हैं आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलें। अब यहां पर क्या आ जाती है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिर से पॉइंटर, आप यहां पे देखो, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राई सेल हाउएवर इज मच हायर देन द कॉमन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये फैक्ट बेस्ड प्रॉब्लम है, इसको आप ध्यान रख लेना। ये मतलब ऐसी चीज है जो पता है तो पता है, अब पूछे ड्राई सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में किसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, अब अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप जवाब दे पाओगे, नहीं तो अचानक से तो ध्यान आएगा नहीं। इसलिए ये पॉइंटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगर किसी सेल से मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है, जैसे मान लो हमारे पास ये सेल है और मुझे इस सेल से मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है, निकालना है, तो हम इस सेल के टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, मतलब वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर मैं इस सेल के टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दूं, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को 0 बना दूं, तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा और इस मैक्सिमम करंट की वैल्यू ई बाई आर हो जाएगी। पर ये हम मैक्सिमम करंट इससे ड्रॉ नहीं करते, इससे कम ही करंट ड्रॉ करते हैं, बिकॉज सेल खराब हो जाता है। भाई तुम्हारे घर में इन्वर्टर की बैटरी है, तुम उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव है उनको वायर से उठा करके मिला दो, ठीक है ना, तो खराब हो जाएगी तुम्हारी बैटरी। क्यों, क्योंकि उस सिचुएशन में मैक्सिमम करंट होगा और थोड़े दिन बाद, थोड़े टाइम बाद जाकर के अगर परमानेंट यही हरकतें करते रहे तो घर पे भी जूते पड़ेंगे, बैटरी भी खराब हो जाएगी। इसलिए ये चीज हम लोग जनरली नहीं करते, बट थ्योरेटिकल कंसेप्ट यही है मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने का, कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप 0 कर दो, ठीक है। अब ये आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देख रहे हो, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये आपने क्लास में फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ऐड हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका ऐड हो जाएगा, तो वोल्टेज की वैल्यू हमारी E1 प्लस E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है अगर आप चेक करोगे, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम देखें यहाँ पर, तो आप देख रहे हो ये, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, अपना मिलीमेन थ्योरम जो आपने कल पढ़ा हुआ था मुझसे। तो अगर मैं इसका कॉमन वोल्टेज पूछूं कि इक्विवेलेंट वोल्टेज बताओ, तो सिग्मा E बाई आर बाय सिग्मा 1 बाय आर, ठीक है ना। तो वही सेम चीज है, ये तो सीरीज का है,
तो सिग्मा ई बाय आर बाय सिग्मा 1 बाय आर, यानी E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये इसका इक्विवेलेंट वोल्टेज हो गया। अगर कोई बोले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, तो वो हो गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये भी हमारे नीट एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी ने भी दे रखा होगा, अभी देखते हैं नीचे कहीं दे रखा होगा। ये देखो यहाँ पर ये मैंने आपके लिए मार्किंग कर रखी है। तो इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना हो गया सर, आप तो बोल रहे थे E1 बाय R1, अरे वही एलसीएम लेके इसने लिख दिया। तो सिंपली आप मेरा ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखो, ठीक है ना, जो मैंने ऑलरेडी मार्क डाउन कर रखा है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का 1 बाय R इक्विवेलेंट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। डायरेक्ट पूछा जाता है ये। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे किरचॉफ लॉ। अब देखो किरचॉफ रूल से हमें सख्त परहेज है, रीजन कि किरचॉफ सब्जेक्टिव सवाल बना देता है, ठीक है ना। अब देखो किरचॉफ से बचने के लिए मिलीमैन थ्योरम आपने सीखा ही हुआ है, बट किरचॉफ में भी हमें उसके फर्स्ट और सेकंड रूल के कंसेप्चुअल ध्यान रखने हैं ताकि हम न्यूमेरिकल कर पाए। तो कंसेप्चुअल रिजल्ट क्या है कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या बताता है, किस पे बेस्ड होता है, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर। और किरचॉफ का सेकंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन। अब क्या होता है ना, कई बार नीट एग्जाम में देखो, जब अगर आपको ऐसा सर्किट सॉल्व करना है तो आप बहुत अच्छे से जानते हो हम मिलीमैन थ्योरम लगाते हैं, है ना। अब पर इस सर्किट के अंदर क्या होता है, कई बारी जैसे आप ये सामने सर्किट देख रहे हो, वो नहीं कहता सॉल्व करके दो, वो कहता बस इक्वेशन लिख करके बताओ। तो मतलब 12th के बोर्ड लेवल का जब सवाल हो जाता है, बोर्ड लेवल ही बोलूंगा इसको, तो आपको इक्वेशन लिखनी होती है। जैसे मान लो ये खुद ही करंट वरेंट सब फ्लो करा के दे देता है, तो आपको दिमाग नहीं लगाना, जो बोल रहा है वही करना है, ठीक है। इस ब्रांच में I3 करंट है, तो अब मान लो मुझे इक्वेशन लिखनी है इसकी, तो हम केवीएल लगा करके यहाँ पर इक्वेशन लिख लेंगे। अब केवीएल आप अपने तरीके से लगाते हो, मैं साइन कन्वेंशन से लगाता हूँ। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब इस ब्रांच के अंदर हम केवीएल लगा देंगे, तो यहां से स्टार्ट करें तो प्लस 30I1, ठीक है, यहां पर आ गया -45, और इधर साइड हम चलेंगे तो ये प्लस का दोनों को कंबाइन कर देता हूं 41I3, ठीक है, 41I3 इक्वल टू 0। अब इसको उधर ले जाओ उठा करके, क्या फर्क पड़ रहा है इससे। सो 45 माइनस 41I3, ठीक है, माइनस 30I1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। और आप देखोगे कई बार ऐसी डायरेक्ट इक्वेशन आपसे पूछ लेगा, जैसे यहां देखो आप, ये इक्वेशन यहां बनी पड़ी है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हम इक्वेशन लेफ्ट साइड पर ले जाकर लिख रहे हैं या राइट साइड पर, दोनों बातें एक ही हैं, दोनों इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है ना। सो जब इस तरीके का आ जाए तो आप केवीएल लगा करके डायरेक्ट लिख लेना। तो ये आपका डायरेक्ट पीवाईक्यू इस तरीके का होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे ये तो सब्जेक्टिव है, 3D प्रॉब्लम है। सो आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस याद करके रख लो, ठीक है ना। अब इसमें इस सवाल के अंदर ध्यान देना, मान लो अगर किस्मत बुरी चल रही है, उसने 3D प्रॉब्लम दे दिया, तो करना क्या है। तो जब पॉइंट्स बॉडी डायगोनल पर है तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही सिमेट्रिकली होता है। अब जैसे ये 3I लेकर के आ रहा है, मैं तो छोड़ो 3I, आप यहां से I करंट लाओ, I/3 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 गया, फिर आधा आधा गया, यानी I/6 I/6 गया, फिर यहाँ आधा आधा गया, फिर यहाँ आधा आधा गया, और वापस से एड अप होकर के I/3 I/3 I वापस से I बन गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब मान लो आपको पूछता है भाई मुझे तो I की वैल्यू बताओ, तो अब आप कोई भी एक्सटर्नली क्यों, कोई भी क्लोज लूप पकड़ो, केवीएल लगा लो। अब इस क्लोज लूप के अंदर बैटरी मुझे 10 वोल्ट की दिख रही है, तो 10 वोल्ट इक्वल्स टू इन सब के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा मान लो रेजिस्टेंस आर है, तो IR, ठीक है, ये हो जाएगा IR/2, और ये हमारा हो जाएगा IR। यहां से आप क्या कर सकते हो, I की वैल्यू भी निकाल सकते हो। और इस क्यूब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सो मैंने बताया हुआ है एसेंशियल फॉर बायो, इस तरीके से याद करो। नंबर ऑफ साइड नीचे डिनोमिनेटर में लिखो, 7 9 10, तो ये इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फॉर्मूले होते हैं। तो बॉडी डायगोनल में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, सो दैट विल बी 10R/12, 9R/12, और ये E मतलब एज के क्रॉस, F मतलब फेस डायगोनल के क्रॉस, B मतलब बॉडी डायगोनल के क्रॉस, ठीक है। तो यहां से करंट भी आ गया और हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आ गया। ये आप कर लो, छोड़ना मत इसको, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगली जो चीज आप देख रहे हो, अब यहां हमारे पास किरचॉफ पे ये प्रॉब्लम आ जाता है। अब बहुत से बच्चे ये प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व करवाते हैं, सर इसको करो, तो ये है नहीं। ये हम मिलीमैन थ्योरम कब लगती है, जब ब्रांचेस पैरेलल में हो। यहाँ है ही नहीं भाई पैरेलल में, ये एक शुद्ध सब्जेक्टिव सवाल है, 5 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जो सब्जेक्टिव है वो हम क्यों करेंगे, वो हमें तो चाहिए ऑब्जेक्टिव सवाल। तो जब तक ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तब तक हम इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। और अगर मान लो आ भी गया तो हम क्यों ही करेंगे, एक सवाल के चक्कर में 4 और का नुकसान करके आएंगे। सो हमें ऐसे सवालों से बचना है, सब्जेक्टिव सवालों से। तो ये पूरा सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, स्किप कर दो इसको, ठीक है ना, ये नीट के लिए नहीं है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं।
अगली जो चीज आप देख रहे हो व्हीट स्टोन ब्रिज, भाई जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, आपने खूब पढ़ा हुआ है। व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है? व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड होता है जब रेजिस्टेंस का रेशियो आपका इक्वल हो, ठीक है ना, तो बीच वाली ब्रांच में जीरो करंट जाता है। अनबैलेंस्ड में भी आप जानते हो अच्छी तरीके से, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर रेजिस्टेंस के रेशियो आपके अनबैलेंस्ड है तो ऐसे सिचुएशन में जहां का रेशियो कम है वहां वोल्टेज ज्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। तो मान लो अगर ये रेशियो कम है तो यहां वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, करंट इस गैल्वेनोमीटर में फ्लो करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताई थी कि अगर बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में, तो बैलेंसिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करता क्योंकि ब्रिज स्टिल बैलेंस्ड रहता है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं व्हीट स्टोन ब्रिज की जो आपको पढ़नी है, आपने ऑलरेडी भी पढ़ी हुई है। अब आप आ जाओ इस प्रॉब्लम पर। अब यहां पहले चेक करो कि ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है। तो ये देखो 100 है, इधर हमारे पास 10 है, ये 60 है, ये हमारे पास 5 है, तो यहाँ का रेशियो हो गया हमारा 12:5, है ना। यहाँ का रेशियो होगा हमारा 10:1। अब आप चेक करो, ये रेशियो 12:5 और ये हमारा 12:5 ही आ गया ना, 12:1 सॉरी, 12:1 और यहाँ 10:1। तो ये रेशियो ज्यादा है, यहाँ का वोल्टेज कम होगा, यहाँ का वोल्टेज ज्यादा होगा, करंट यहाँ फ्लो करेगा। और अगर ये करंट पूछे तो दिस इज सब्जेक्टिव सवाल, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है ना। सो अगेन आप देखोगे केवीएल लगा करके इक्वेशन बना करके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे जैसे इसने एनसीईआरटी ने किया है, ठीक है ना। शुद्ध सब्जेक्टिव सवाल रहेगा, चलेगा किलोमीटर के हिसाब से, ठीक। यहां जाके खत्म। अब आप खुद डिसाइड कर लो क्या ये नीट के लिए, ये हमारा बोर्ड के लिए, ठीक है ना। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम, नॉट फॉर नीट एग्जाम, क्योंकि नीट एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ठीक है। नेक्स्ट, अब समरी, ये सारी चीजें सेम सी हैं तो मैंने फिर भी हाईलाइट आपके लिए कर दी है। अब प्रॉब्लम पर आ जाते हैं, देखते हैं हमारे लिए कौन से प्रॉब्लम यहां काम के हैं, ठीक है। ये सारी वही चीजें लिखी हुई हैं, आप इनकी रीडिंग मार लेना। अब देखो इसको मैं आपके सारे काम के प्रॉब्लम सॉल्व करा देता हूं। ये कह रहे स्टोरेज बैटरी ऑफ कार हैज ईएमएफ 12 वोल्ट, द इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.4, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, I = E/R, ठीक है ना, अभी आपने पढ़ा था। तो ये अपॉन ये कर देंगे, हमारा मैक्सिमम करंट आ जाएगा, फटाक से खत्म हो गया। दूसरा, बैटरी ऑफ EMF 10, internal 3 is connected to resistor, if current in the circuit is 0.5, what is the resistance। तो सर्किट बनाओ, इंटरनल दिखाओ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिखाओ, बैटरी का ईएमएफ हमें दे रखा है क्वेश्चन में 10 वोल्ट, इंटरनल हमें दे रखा है 3 ओम, ये हमारे पास है, करंट हमारे पास है 0.5, हमें सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना है। तो सिंपल इक्वेशन में लगा लेंगे हम, V = IR + R, सो 10 = 0.5 R + 3, और आप देख सकते हो डायरेक्ट आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 20 में से 3 गया 17 ओम। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, इसको देखते हैं, कह रहा है एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, रेजिस्टेंस इज 100 ओम, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ रेजिस्टेंस इज 117, गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ दिस इज दिस। अब यहां क्या दिक्कत है? यहां दिक्कत ये इक्वेशन बेस्ड सब्जेक्टिव प्रॉब्लम हो गया, कारण कि हमें 27, हमें बेस टेम्परेचर का रेजिस्टेंस नहीं गिवन है, क्योंकि हम जब ये इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो अल्फा डेल्टा थीटा, तो यहां ये जो R0 होना चाहिए बेस टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का रेजिस्टेंस होना चाहिए, जो यहां नहीं है। तो मुझे इक्वेशनें बनानी पड़ेंगी। तो जैसे मुझे 100 ओम पर दे रखा है, 100 ओम दे रखा है 27 पर, सो मेरी इक्वेशन बनी 100 = R0 1 प्लस अल्फा मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, अभी तो इसको ऐसे ही लिख देता हूं, इंटू 27। सर यहाँ 27 क्यों डाला, केल्विन में क्यों नहीं लिया? क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है, चाहे सेंटीग्रेड में लिखो 27 -0 करो, चाहे उसको केल्विन में कन्वर्ट करके लिखो, ठीक है ना। 300 - 270, 300 कितना हो गया हमारा, 27 300 हो गया, हाँ, -273 करेंगे तो भी हमारा यही रिजल्ट बचेगा। तो डेल्टा थीटा चाहे केल्विन में हो चाहे सेंटीग्रेड में हो सेम रहता है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, अल्फा डालोगे, आपके पास R0 आएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, या तो आप इधर से R0 निकालो, या फिर आपको ये 117 दे रखा है और आपको इसका टेम्परेचर निकालना है। अब इसकी इक्वेशन बनाओ, सो 117 = R0 1 प्लस अल्फा इंटू टेम्परेचर, मुझे इसका कैलकुलेट करना है, T ले लेते हैं। अब R0 भी क्यों निकालें, बेटर है डिवाइड मार लें, अल्फा मुझे पता ही है, यहां से हम T की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, बट अगेन कैलकुलेटिव होगा और इसमें हमें टाइम लगेगा। नेक्स्ट आप देखोगे तो प्रॉब्लम नंबर 3.4 कह रहा है नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पासेस थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इतना एंड रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी इतना, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो सीधे R = ρ L/A, ठीक है ना, R = ρ
L बाई ए पर बेस्ड है। अब रेजिस्टेंस मुझे 5 दे रखा है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मुझे दे रखा है, लेंथ मुझे दे रखी है, तो हम पुट करेंगे और डायरेक्ट हमारे पास रो आ जाएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो गया। ये सवाल देखो 2.1 दे रखा है 27.5 पर, 2.7 दे रखा है 100 पर, डिटरमाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सिल्वर। तो अल्फा निकालना है मुझे। अब इस अल्फा को निकालने के लिए फिर से हम वही जो अभी ऊपर मैंने बताया दो इक्वेशन बनाएंगे और रेशियो ले लेंगे तो अल्फा आ जाएगा, ठीक है। सो जो दो इक्वेशन बनेंगी वो क्या बनेंगी, 2.1 इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू 27.5 पर वैल्यूज गंदी हैं तो कैलकुलेशन लंबी जाएगी, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा, मतलब दूसरा टर्म हमारे पास आ जाएगा आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू 100, ठीक है। अब आप रेशियो लेकर के आर नॉट कट जाएगा, अल्फा के लिए इसको सॉल्व कर सकते हो, बट कैलकुलेशन नीट एग्जाम में तो मैनेज होती है, एनसीईआरटी में मैनेज नहीं होती, तो कैलकुलेटिव रहेगा। नेक्स्ट आप देखो, आपको दिख रहा है हीटिंग एलिमेंट निक्रोम 230 वोल्ट सप्लाई draws current 3.2 when settles after 2.8. What is the steady state temperature of the heating element if the room temperature is 27, temperature coefficient of nichrome averaged over the temperature ranges to be इतना। सो अब एवरेज टेम्परेचर दे रखा है मुझे, अब मुझे करना क्या है, देखो जब 3.2 करंट था तो मैं V इक्वल टू आई आर लगाऊंगा, मेरे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा, यानी पहले रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी, 27 पर आ जाएगी। अब बाद में जब करंट इतना रह गया तो फिर V इक्वल टू आई आर लगाया, आर की वैल्यू निकाली, ये नए टेम्परेचर पर आई, ठीक है। मतलब ऊपर जो आपने सवाल किया दो इक्वेशन दो अननोन वाला जिसमें हमने रेशियो लिया था वही यहां पर बनेगा, बस इसमें रेजिस्टेंस और एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, फिर रेशियो लेकर के हम इसको सॉल्व करेंगे तो टी आएगा। तो अगेन दिस इज ऑल्सो लेंदी प्रॉब्लम। तो जितने ये टेम्परेचर कोफिशिएंट में रेजिस्टेंस निकालने वाले सवाल होते हैं या टेम्परेचर या अल्फा निकालने वाले होते हैं, ये जनरली कैलकुलेटिव होते हैं, तो इनको सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करना, दो इक्वेशन दो अननोन। अब ये सवाल आप देख रहे हो कल जिन बच्चों ने क्लासेस अटेंड करी थी मैंने उनको डायगोनल सिमेट्री बताई थी, तो सेम आप देखो एनसीईआरटी भी डायगोनल सिमेट्री दे रहा है, तो ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। डायगोनल सिमेट्री में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, क्या था डायरेक्ट फॉर्मूला, R1 R3, ठीक है, R3 R2 और ट्वाइस R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस 2 R3। तो आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायरेक्ट निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आपको यहां पर जैसे ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा बैटरी का करंट भी आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर लोगे। एनसीईआरटी में ये सब्जेक्टिव तरीके से किया जाता है, मैं इसके ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताता हूं, मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। बोर्ड वाले बच्चे इसे ना लगाएं ये बोर्ड के लिए नहीं है, ये नीट के लिए है तरीका, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप देख रहे हो स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट डीसी सप्लाई यूजिंग सीरीज रेजिस्टेंस इतना, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। तो ऐसे सवाल में हमें ये बैटरी दे रखी है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है और यहां से हमने 120 वोल्ट डीसी लगा दिया, ठीक है। इस बैटरी का ईएमएफ 8 वोल्ट है, इंटरनल मेरे पास 0.5 है। अब ये जानना चाह रहा है सीरीज रेजिस्टेंस आरएस ले लेते हैं, ये कितना लगाया जाए, नहीं ये भी दे रखा है, सीरीज रेजिस्टेंस 15.5 दे रखा है, ठीक है। पता क्या करना है, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ बैटरी। अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में अननोन है, ठीक है ना, आई ले लेते हैं, तो इक्वेशन बनाते हैं। तो नेट वोल्टेज हो गया 120 माइनस 8, ठीक है ना, क्योंकि ये इसको चार्ज कर रहा है। सो 120 माइनस 8 इक्वल्स टू आई आर, आई हो गया करंट, आर की वैल्यू हो गई टोटल 16, ठीक है ना, 15.5 था ये, सॉरी, ठीक है 16। यहां से मेरे पास आई आ गया 112 डिवाइडेड बाय 16 एम्पियर। नाउ आई हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ आई। अब मुझे इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वो हो जाएगा चार्जिंग मोड का टीपीडी, जिसका फॉर्मूला हो गया हमारा E प्लस आई आर। अब यहां पर आप वैल्यू डाल दोगे और टीपीडी आपके पास आ जाएगा। सो यहां पर मेरे ख्याल से आपको फुल फ्लेजेड करंट का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं कैपेसिटर में। अब देखो कैपेसिटर के अंदर मोस्टली जो सवाल है वो एनर्जी और डाइलेक्ट्रिक वाले हैं, जिनको आपने खूब क्लास के अंदर प्रैक्टिस कर रखा है, तो फिर भी इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखाते चले जाता हूं। जैसे ये थ्योरेटिकल जो आप हाईलाइट देख रहे हो, कैपेसिटेंस डायमेंशन पे डिपेंड करती है और मीडियम पे डिपेंड करती है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। डायमेंशन, प्लेट सेपरेशन, और थोड़ा सा उसको माइक्रो मैनेजमेंट करें, प्लेट सेपरेशन, एरिया ऑफ प्लेट एंड मीडियम बिटवीन प्लेट, इन तीन चीजों के ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। क्यू बाई वी के ऊपर, क्यू और वी के ऊपर नहीं, कि आपने पता चले किसी का चार्ज ज्यादा किया तो उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। कैपेसिटेंस जो रहती है इन तीन बातों पर डिपेंड करती है, यही ये पॉइंट बोल रहा है।
द कांस्टेंट C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, ठीक है ना, एज स्टेटेड अबव। तो ये पॉइंटर आप ध्यान रखना, थ्योरी में पूछा जाता है। अब कैपेसिटर होता क्या है? एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होती है। तो क्या हम कितनी भी एनर्जी स्टोर कर लें? नहीं। तो क्या होता है, एनर्जी स्टोर करने की एक लिमिट होती है। जैसे जैसे कैपेसिटर को चार्ज करते चले जाते हैं, फील्ड बढ़ती चली जाती है। अब फील्ड कब तक बढ़ती चली जाती है? जब तक वो फील्ड ब्रेक डाउन तक ना पहुंचे। सो इसलिए कैपेसिटर को जब चार्ज किया जाता है तो तब तक चार्ज हो सकता है जब तक फील्ड ब्रेक डाउन ना पहुंच जाए, यानी 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर ना पहुंचे। अगर इससे ज्यादा फील्ड हो जाती है तो ऐसे सिचुएशन में कैपेसिटर क्या करता है, स्पार्किंग प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, और उस सिचुएशन के अंदर कैपेसिटर के ऊपर फर्दर और चार्ज स्टोर नहीं किया जा सकता। तो चार्ज इसके ऊपर लाते वक्त ये ध्यान रखना, कैपेसिटर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होती है। ये ध्यान रखना है आपको। चार्ज उसके अंदर स्टोर, चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी होती है, स्टोरेज जब हम पूछते हैं ना तो स्टोरेज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बताया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। चार्ज एक कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी तक वो चार्ज स्टोर कर सकता है, चार्ज उसके ऊपर आ सकता है। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज में ट्विस्टिंग हो जाती है कि चार्ज भी स्टोर बोल देते हैं, एनर्जी भी स्टोर बोल देते हैं, बट टेक्निकली जो सही करेक्ट टर्म है वो है एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। ये ध्यान रखना। अब पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस हम जानते हैं। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। इसमें से जब आप ये प्लेट देख रहे हो, इस यहां देखो इस इक्वेशन को, तो फील्ड ली जा रही है σ/2 एप्सिलॉन नॉट किसी एक की, फिर इसकी फील्ड पॉजिटिव वाले की अवे, नेगेटिव वाले की टूवर्ड, ये भी σ/2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड अप हो गई, तब टोटल बना σ/एप्सिलॉन नॉट। तो होता क्या है, ये जो मेटल प्लेट होती है इसमें चार्ज फेसिंग प्लेट पर आता है। तो अगर आप इसकी डेंसिटी सिग्मा दे रहे हो, आधी इधर आएगी आधी बाहर चली जाएगी, आधी इधर आएगी आधी बाहर चली जाएगी, तो यहां जो चार्ज डेंसिटी रहेगी उसकी वजह से जो फील्ड रहेगी दैट विल बी σ/2 एप्सिलॉन नॉट। सो पूरी प्लेट में कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। आप यहां पर देखोगे कंट्रीब्यूशन सिर्फ आपको इन फेसिंग प्लेट्स का यहां पर बीच में देखने को मिलेगा। समझ गए? तो ये ध्यान, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रैप में फंस जाते हैं कि हम कैपेसिटर को अगर यहां मेटल प्लेट को सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी दें या माइनस सिग्मा दें तो यहां बीच में फील्ड बताओ। टोटल फील्ड तो σ/ε नॉट रहेगी, ठीक है ना, बट किसी सिंगल सरफेस की जो फील्ड होगी दैट विल बी जस्ट हाफ σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज यहां से प्रूफ हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगली जो चीज है, आउटर रीजन में अगर आप देखोगे तो अगर हम कैपेसिटर की प्लेट के आउटसाइड फील्ड देखें, जैसे ये पॉइंट बोल रहा है, तो मान लो मुझे यहां फील्ड देखनी है, ठीक है ना, मैंने इस पे प्लस सिग्मा दिया, ये माइनस सिग्मा, आधा इधर आ गया बाकी आधा इधर आ गया, ठीक है ना। अब आप चेक करोगे तो इन दोनों प्लेट की लेफ्ट साइड की तरफ, इन दोनों प्लेट की राइट साइड की तरफ, दोनों एक दूसरे को कर जाएगी कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो नेट फील्ड आउटर रीजन में आपको 0 देखने को मिलेगी, और इन बिटवीन द प्लेट आपको टोटल फील्ड एड अप होकर के ये देखने को मिलेगी σ/ε नॉट या Q/ε नॉट है। तो ये पॉइंटर बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पर मेंशन कर रखी है कि ये जो फील्ड होती है, ठीक है ना, ये थोड़ी सी बेंट होती है, इसको फ्रिंजिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो कभी पूछ ले कैपेसिटर के कॉर्नर्स पर या फॉर प्लेट्स विद फाइनाइट एरिया, हम लार्ज एरिया लेते हुए चलते हैं, उनके लिए फील्ड कैसी होती है, तो जवाब होगा बेंट ड्यू टू फ्रिंजिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंटर है जो पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट बताते वक्त मैंने आपको ट्रैप से बहुत इंपॉर्टेंट परिचित कराया था। ट्रैप क्या था कि जब भी आप कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो, भाई पहले चेक कर लो बैटरी कनेक्टेड है या कैपेसिटर आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब डिस्कनेक्टेड, और बैटरी कनेक्टेड यानी नॉन आइसोलेटेड, क्योंकि आइसोलेटेड वाले में चार्ज कांस्टेंट रहता है, नॉन आइसोलेटेड वाले में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो उस बेसिस पर हम इसका आंसर करते हैं। तो जब हम कैपेसिटर को, अब ये तो पूरी कहानी लिख करके आपको बताएगा कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप इसको डायरेक्ट अपने तरीके से करो जो मैंने आपको कल सिखाया था, ठीक है। मैं यहां पर वापस से आपको बता भी देता हूं, 2 मिनट लगेंगे मुझे उसको रिवाइज कराने में। सो अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है, तो मान लो ये आइसोलेटेड कैपेसिटर है और मैं इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देता हूं इस तरीके से, तो कैपेसिटेंस तो हो जाएगी K टाइम्स C, ठीक है ना। चार्ज जो हो जाएगा वो हो जाएगा कांस्टेंट। अब आपसे पूछेगा पोटेंशियल बताओ, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला Q/C, ठीक है ना। तो यहां से आप देखोगे तो नया पोटेंशियल V/K रिड्यूस हो जाएगा। फील्ड का फॉर्मूला V/D होता है, तो जैसे पोटेंशियल फॉलो कर रही है वैसे ही फील्ड भी डिक्रीज कर जाएगी। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी देखोगे, अब जो चीज कांस्टेंट है, जैसे चार्ज कांस्टेंट है,
तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाय 2c से देखो, ठीक है। नई पोटेंशियल एनर्जी यू डैश हो जाएगी, यहां पर आ जाएगा आपका के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के सी, तो यू डैश की वैल्यू हो जाएगी यू बाई के। तो इन टर्न ये ज्यादातर चीजें डिक्रीज कर रही हैं इसके अंदर, ठीक है। कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है एंड चार्जेस कांस्टेंट। इसी तरीके से आप नॉन आइसोलेटेड में वोल्टेज को कांस्टेंट रखोगे और इन सब चीजों के आंसर करोगे। ये काफी इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन भी है, थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम भी है, जो हमारे नीट में काफी पूछा जाता है। मैंने कल आपको इससे ज्यादा डिटेल में दे दिया था। एनसीईआरटी में तो खैर इसका कुछ भी वर्जन है नहीं। नेक्स्ट आप देख रहे हो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब लास्ट ईयर इसी जैसा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आया था, बट लास्ट ईयर क्या था कि उसने दो डायलेक्ट्रिक डाले थे, यहां पर ये सिंगल डायलेक्ट्रिक डाल करके कर रहा है। अब जब भी डायलेक्ट्रिक स्टैकिंग ऑफ डायलेक्ट्रिक होती है, मैंने हमेशा बोला के इक्विवेलेंट से करो। अगर पैरेलल स्टैकिंग होती है तो के पैरेलल का मैंने आपको डायरेक्ट दे रखा है रिजल्ट, सिग्मा के ए बाय सिग्मा ए, ठीक है, ये लगा देना। और अगर सीरीज में डायलेक्ट्रिक स्टैक कर रहे हैं तो मैं वो नहीं याद करता जो आप जो फॉर्मूले एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी मान 50 फॉर्मूले, नहीं, सिर्फ ये दो चीज याद रख के हम काम चला लेते हैं। तो सिग्मा डी अपॉन सिग्मा डी बाई के। अब इस सवाल के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये बोल रहा है अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डायलेक्ट्रिक के हैज सेम एरिया एज दैट ऑफ प्लेट बट हैज थिकनेस 3d/4 where d is the separation of plate, how is the capacitance change when slab is inserted। तो हमने इसको डाला, अब किसी एक तरफ इसको टिका लो, बाकी बची हुई जगह को देख लो। तो d/4 में क्या है, ये मत बोलना कुछ नहीं है, एयर है, ठीक है ना। तो यहां टेक्निकली दो डायलेक्ट्रिक है, एक डायलेक्ट्रिक वो जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, एक डायलेक्ट्रिक जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है। तो अब ये दोनों हो गए सीरीज डायलेक्ट्रिक। अब आप देखो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाया, सिग्मा डी बाय सिग्मा डी बाई के। सिग्मा डी मतलब टोटल ऐड करेंगे तो वो डी ही बनेगा, डी बाई के करोगे तो ये रिजल्ट बनेगा सेम एज इट इज कल भी कराया था। ये आ गया के इक्विवेलेंट। वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ के इक्विवेलेंट, अब आपके लिए नया कैपेसिटेंस लिखना बड़ा इजी है। के इक्विवेलेंट हो गया 4k अपॉन k प्लस 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, खत्म काम। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू कैपेसिटेंस। जल्दी भी हो जाता है और कुछ ऐसा नहीं कि आपको 50 फॉर्मूले रट्टा मारने हैं, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा ही सवाल था, आपको डायलेक्ट्रिक पे इस साल भी मिल सकता है। कॉम्बिनेशन हम सबको आते ही कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में चार्ज फ्लो सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। बाकी आप डिवाइडर लॉ तो मेरे से पढ़ ही चुके हो, चार डिवाइडर लॉ और वोल्टेज डिवाइडर लॉ। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊं। न्यूमेरिकल अगर आप देखोगे तो जैसे ये सॉल्व न्यूमेरिकल दिख रहा है, ये भी कहीं ना कहीं टेस्ट वगैरह के अंदर आ जाता है, बट ये बहुत ईजी है। अब यहां पर मैंने 500 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई करा, दिख रहा है आपको कि यहाँ 500 वोल्ट की सप्लाई है। अब मुझसे यहाँ के चार्ज वार्ज पूछेगा, तो सर्किट को समझना बहुत जरूरी है। यहां ये तीनों हमारे सीरीज में हो गए, ठीक है, और ये इसके पैरेलल में हो गया। अब सबसे पहले जैसे ही आप इस सीरीज कॉम्बिनेशन को निपटाओगे, सीरीज में कैपेसिटेंस 1/c करके होती है, तो 10 μF के कैपेसिटर लगे, तो ये हो जाएगा 10/3। सो डायग्राम देखोगे तो दिस विल बी 10/3, ठीक है। दूसरा देखोगे दिस इज 10 और पैरेलल में देखोगे तो 500 वोल्ट। अब आपको कुछ नहीं करना, ये 500 वोल्ट इसका भी वोल्टेज होगा, इसका भी वोल्टेज होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अब मान लो मुझे चार्ज पूछ रहे हैं तो मैं Q इक्वल टू CV लगा दूंगा। तो मुझे हर प्लेट का चार्ज चाहिए, तो मैं इसका तो Q इक्वल टू CV से डायरेक्ट बता दूंगा 5000 माइक्रोकूलम, और इसका हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 3 माइक्रोकूलम। अब कोई पूछे सर इसका बता दो, इसका बता दो, इसका, तो सीरीज में सेम रहता है चार्ज, सब पे 5000/3 माइक्रोकूलम हो गया सिंपली। अब इसको देखो, ये लगा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, सॉल्व करने में लगा पड़ा है, एक पन्ना खर्च कर दिया बेचारे ने। आगे चलते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कल भी मैंने बताया था। सो कैपेसिटर को जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, सो ये बैटरी इसको चार्ज करती है। अब यहां पर क्या होता है, बैटरी का जो वर्क डन होता है, ठीक है, मान लो बैटरी का वोल्टेज भी है, कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, +Q -Q, और ये लगी बैटरी। तो बैटरी ने Q का चार्ज इस पे ट्रांसफर किया, जहां Q की वैल्यू होगी CV, ठीक है ना, Q इक्वल्स टू CV। सो वर्क डन बाय बैटरी जो हुआ, ये कभी भी लिखना हो ना, चार्ज ट्रांसफर्ड इनटू पोटेंशियल ऑफ बैटरी, ये हो गया CV²। अब अगर आप कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी देखोगे वो आ जाएगी हाफ CV²। तो हुआ क्या, आधा वर्क चार्जिंग में गया, तो वर्क डन इन चार्जिंग पूछे तो हाफ CV², ठीक है ना। टोटल वर्क डन ऑफ बैटरी पूछे, वो हो गया CV²। बाकी कहां गया, बाकी गया इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ये हीट कहां से निकली, जब भी चार्ज वायर से होकर के फ्लो करेगा, कंडक्टर से फ्लो करेगा,
तो अभी आपने सीखा था थोड़ी देर पहले कि वो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन जाकर के लैटिस साइड में कोलाइड करते हैं और वहां अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करते हैं और हीट एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक है ना। सो हीट एनर्जी कितनी जनरेट होगी वो आप यहां से निकाल सकते हो, दैट इज ऑल्सो हाफ CV²। तो रिजल्ट ध्यान रखना, अगर एक अनचार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो आधा स्टोर होगा आधा लॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, यही सारी चीजें मैंने यहां पर बताई हुई हैं, ठीक है ना, आप देख भी सकते हो। एज इट इज एनसीईआरटी वाला भी बता रहा है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। ये देखो, एनर्जी डेंसिटी जो होती है कैपेसिटर की वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E², कहीं की भी, ठीक है। अब अगर आप यहां से पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहो तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से अगर आप एनर्जी डेंसिटी से एनर्जी निकालना चाहो तो आपको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाफ एप्सिलॉन नॉट E² और वॉल्यूम हो गया प्लेट का A इंटू डी, सही है। तो ये फॉर्मूला बताया गया, ये एज इट इज डायरेक्ट PYQ है, ठीक है। तो कई सारी चीजें एनसीईआरटी की ऐसी हैं जो हमें पता है तो हम 4 नंबर सीधे ले आएंगे। अब आगे आप देख रहे हो सिंपल न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में क्या है कि हम एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं और दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, सेम कैपेसिटर के ऊपर। कल आपने किया था, हीट बताओ, एनर्जी बताओ, सारी चीजें बताओ। तो इसका हैक मैंने आपको दे दिया था, ये एनसीईआरटी के तरीके से करेंगे तो सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। तो क्या होता है, अगर मुझे कॉमन वोल्टेज निकालना है तो हम अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे, C1V1 प्लस माइनस C2V2 बाय C1 प्लस C2। चार्ज ट्रांसफर्ड या चार्ज स्टोर्ड निकालना है तो CV से निकाल लेंगे, ट्रांसफर्ड निकालना है इनिशियल माइनस फाइनल कर लेंगे। तो ये तो आपने कल पढ़ा था। अब क्या सीन है, अब मान लो मैं आपसे पूछूं कितनी हीट निकली, कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो कल मैंने एक हैक दिया था, अगर सेम कैपेसिटर पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसकी एनर्जी अगर U है तो यहां जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होती है वो होती है U/2, ठीक है। अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर है, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं है तो आप रेशियो में जानते हो। अब ये कितनी स्टोर करेगा, ये कितनी स्टोर करेगा, अगर मुझे ये पता करनी हो तो जस्ट आधा आधा किसका, U/4 U/4। तो आपने देखा, और बाकी U माइनस U/2 हीट के फॉर्म में चली जाएगी। ऑल्दो हीट का फॉर्मूला हमें पता है, तो हीट का फॉर्मूला हमें पता है विच इज हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 टाइम्स V1 माइनस C2 का होल स्क्वायर। बट यहां क्या होती है ना, हमारी स्पीड बढ़ जाती है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। तो मुझे तो कुछ नहीं करना, U निकालना और आधा कर देना, ठीक है ना। तो U की वैल्यू हो गई मेरी हाफ CV²। हाफ C का वैल्यू मुझे क्वेश्चन में कितना दे रखा है, एक बार चेक करूं, 900 पिकोफैराड। सो 900 V² करेंगे 10 की पावर 4 हो जाएगा इंटू 10 पावर माइनस 12। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल, ठीक है। ये हो गई हमारे पास इनिशियल एनर्जी। अभी सिली मिस्टेक मत करना, हमें फाइनल चाहिए तो U/2 यानी 2.25 इंटू 10 पावर माइनस 6, ये दोनों मिलकर के स्टोर करेंगे। अब इनकी भी इंडिविजुअली पता करनी हो और आधा कर दो, ठीक है ना। U/2 का भी आधा यानी U/4 तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अब ये देखो, लगा बड़ा बेचारा, चली जा रही है इसकी कहानी, ठीक है, आंसर वही आ रहे। तो थोड़ी हमें अप्रोच चेंज करनी होती है। तो नीट के लिए या ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करते वक्त हमें थोड़ी अपनी अप्रोच और कंसेप्ट को काफी हद तक रिफाइन करना होता है, यही डिमांड होती है। आप सोचते हो कि भाई हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे हमारा तो काम चल गया, तो ऐसे नहीं चलता। आपको सारे टूल्स हमेशा परफेक्ट होने चाहिए, इसलिए एनसीईआरटी में बोलता हूँ बाद में पढ़ो मेरे पढ़ाने के, आराम से आ जाएगी, आके आ जाएगी, मैं मास्टर हो जाओगे एनसीईआरटी के। अब ये देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कंसेप्ट, ठीक है ना, हालांकि पोटेंशियल का है, बट आपको क्लास में कराया था मैंने पिछली वाली एनसीईआरटी वाली। तो अगर हम किसी कंडक्टर के अंदर कैविटी में चार्ज रखें तो बाहर की फील्ड से तो ये शील्ड हो जाता है, मतलब बाहर की वजह से यहाँ नेट फील्ड जीरो रहेगी, नेट फोर्स जीरो रहेगी। चार्ज आउटर बाउंड्री पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर वाली बाउंड्री पर इस डिस्ट्रीब्यूशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसकी वजह से यहां फोर्स लगेगी। तो ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग किसकी होती है, जो कंडक्टर के अंदर होता है। अब कंडक्टर के अंदर जो प्रेजेंट है वो बाहर वाले पे फोर्स लगा सकता है, तो यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। सो इसलिए यहां ये मैंने मेंशन भी किया हुआ है। तो आप देखोगे तो F नेट ऑन Q इज जीरो बिकॉज E नेट इज जीरो, तो इस पे तो जीरो है, बट नेट फोर्स ऑन Q नॉट इज नॉन जीरो, ठीक है ना। तो इसकी शील्डिंग नहीं है, इस पे नेट फोर्स लगेगी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल है। अब कैपेसिटर के अगर मैं न्यूमेरिकल आपको दिखाऊं तो बहुत ही सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। ये देख लो, यहीं से शुरू करते हैं। कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये वाला, विद एयर बिटवीन द प्लेट हैज कैपेसिटेंस 8। तो मैं इसको साथ के साथ सॉल्व भी करते जाता हूं तो आपको समझ भी आ जाएगा।
सो 8 दे रखी है, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड बाय हाफ एंड स्पेस इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो गया, फॉर्मूला लगाया, डाइलेक्ट्रिक रखा, स्पेस रिड्यूस करा तो डी बाई टू करा, सो 2k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। अब ये हो गया हमारा पुराना कैपेसिटेंस, तो बेसिकली हमें 2k करना है इसके अंदर। 2k कितना डाइलेक्ट्रिक है वो देख लो आप, 6 है तो 12 हो गया, 12 इंटू 8 कर लो, ठीक है। तो ये हमारा नेट नया कैपेसिटेंस का वैल्यू आ जाएगा। अब ये बिल्कुल सिंपल है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मुझे नहीं लगता ये मुझे यहाँ पे डिस्कस करने चाहिए, डायरेक्ट बोर्ड वाले बच्चों के लिए। सो आगे चलते हैं, और कुछ काम का होगा तो मैं अपने आप बता दूंगा। ये भी डायरेक्ट सीधे सीधे कैपेसिटर का, मतलब एक ही कैपेसिटर का क्वेश्चन है। 12 कनेक्टेड टू 50, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। अब ये देखो, ये नीट के लिए है, तो ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, 12 पिकोफेराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड। कितनी स्टोर्ड होगी, हाफ सी वी स्क्वायर। कितनी हीट में चली जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर। तो कोई भी एक निकालो, दूसरा आंसर आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा। सो अगर एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है तो मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा हाफ सी वी स्क्वायर, बाकी आपके लिए सिंपल सही है, पुट कर सकते हो। 2.11 देख लो, ये कह रहा है 600 पिकोफेराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200, इट इज देन डिस्कनेक्टेड एंड कनेक्टेड टू अनचार्ज। फिर से सेम है, तो अभी जो मैंने आपको ट्रिक दी आप उसको इस्तेमाल करो। हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस, सो यू थी और अब u बाई टू बची तो आधी लॉस हो गई, तो बस मुझे u निकालना है, बाई टू करके आंसर दे देना है। तो u की वैल्यू हो जाएगी हाफ 600 पिकोफेराड 10 की पावर -12 200 का स्क्वायर, तो 4 कर देता हूं इसको और इंटू 10 टू पावर 4, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर 12 ही आ रहा है ना, चेक कर लो, 2 6 टू 12 इंटू 10 पावर -6 जूल। ये होगी इनिशियल एनर्जी। अब इसकी आधी उन दोनों में बचेगी 600 600 में और आधी लॉस हो जाएगी। सो मुझे हीट चाहिए, तो 6 इंटू 10 पावर -6 जूल की हीट एनर्जी यहाँ पर डेवलप होगी। तो आपको मैंने सारी चीजें बता दी, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी की भी दिखा दी, कैपेसिटर कितनी देर लगी, घंटा भर भी नहीं लगा, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज बता दी, इंक्लूडिंग ट्रिक बता दी। इसलिए मैंने कहा एनसीईआरटी आप मेरे साथ पढ़ लो। आप जो 4-4 घंटे पागल बने रहते हो, अंडरलाइन करते रहते हो, समझ आता नहीं आपको, ठीक है ना, वो चीज़ बड़ी इजीली आपको आ जाएगी। बट ये है कि अगर आपने क्रैश कोर्स की क्लासेस कर ली, ठीक है ना, तो फिर ये चीज़ तो इतनी सुपर इजी हो जाएगी कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार अब तो एनसीईआरटी भी मेरी मास्टर है, अब मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।